Bismillahirrahmanirrahim. Say. So I welcome all of you, and especially Dr. Akif. Dr. Akif is a public health analyst. He is working as a clinical review and audit analyst in Australia. So without wasting time, I will switch to Mr. Akif. He will introduce himself in detail. And the most important thing is Mr. Akif is my class fellow. He did his graduation in animal sciences, and then he did degree in master in public health, and he started his job in Australia. So over to Mr. Akif. तो मैं जरा ये अपनी स्लाइड्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ. ज़्यादातर मैं स्लाइड से Sure. Meanwhile, you may start. Yeah, your slides are visible. तो आज जो बात करने का मकसद है वो है कि आप डॉक्टर कबीर नाब साहब ने मेरे से बात की थी कि जो स्टूडेंट्स जो एनिमल वेटरीज और एनिमल साइंसेस के हैं वो पब्लिक हेल्थ में स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या उसको प्रोसीड कर सकते हैं. इसमें दो जो चीज़ें मैं कवर करूंगा. एक तो ये कि पब्लिक हेल्थ की डिग्री में आप क्या पढ़ेंगे. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पहले से पता हो कि क्या इसमें पब्लिक हेल्थ में किस किस्म के सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि आप किस किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे. उसके बाद के अगर आप मैंने ऑस्ट्रेलिया में से पब्लिक हेल्थ की थी तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस जिस तरह से अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक हेल्थ आके पढ़ना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, डिग्री का क्या मतलब यहाँ पे खदोखाल है और उसके अलावा जो आपका स्कोप, उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट के क्या चांसेस. तो सबसे पहले जैसे तनवीर साहब ने मेरा तारुफ करवाया कि मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने बीएससी की थी और तनवीर साहब मेरे क्लास फेलो थे. हम सब में से ज़्यादा नंबर इन्हीं के आते थे और सबसे बेहतर ग्रेड इन्हीं के आते थे. तो उसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज जो अब यूनिवर्सिटी बन गया वहाँ से मैंने एनिमल न्यूट्रिशन में मास्टर्स किया था. फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया और वहाँ से मैंने पब्लिक हेल्थ और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में मास्टर्स किया. तो आजकल जो करंटली मेरी जो एम्प्लॉयमेंट है वो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, जिसे आप पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहते हैं या यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ कहते हैं. उसमें एज ए क्लिनिकल रिव्यू एंड ऑडिट एनालिस्ट तो मैं बेसिकली जो हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस है उसको मैं मॉनिटर करता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ. और इसी तरह मेरी इन्वॉल्वमेंट कर्टन यूनिवर्सिटी है, उसमें नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं एज ए हेल्थ इकोनॉमिस्ट के तौर पर जॉब करता हूँ. कुछ चीज़ें मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई किसी किस्म का स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट या माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ और मैं कोई ऐसी सर्विसेज भी ऑफर नहीं करता. लेकिन आप मेरे जैसे मैं भी फॉर्मर एनिमल साइंसेस का ग्रेजुएट हूँ और अगर मुझे बहुत खुशी होगी अगर जो लोग भी मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में, और फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन. लेकिन मैं कोई पेड या फ्री सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता. दूसरा, मेरे ख्याल में एनिमल साइंसेज हो या पब्लिक हेल्थ हो, दे बोथ आर इक्वली प्रेस्टिजियस. दोनों की अहमियत अपनी जगह पे मुसल्लम है. मैंने फैसला किया था पब्लिक हेल्थ में स्विच करने का अपने हालात देख के, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि मेरे नज़र में एक डिग्री दूसरी डिग्री से बेहतर है. दोनों की अहमियत अपनी जगह पे अलग से. तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको पब्लिक हेल्थ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, किस किस्म के आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे. उसके बाद जो है वो अगर आप एनिमल साइंसेस से पब्लिक हेल्थ में आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो उसका क्या होगा. और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आगे पब्लिक हेल्थ पढ़ना चाहते हैं तो उसके
बारे में मैं आपसे कुछ मालूमात शेयर करूंगा और एंड पे जितने भी मैंने आपसे बात करूंगा उसके जो लिंक्स, जैसे यूनिवर्सिटी के लिंक्स हैं, उसमें पब्लिक हेल्थ का लिंक्स हो गए, स्कॉलरशिप के जो लिंक्स हैं वो भी मैंने कोशिश की है कि स्लाइड्स में मैं आपसे आज शेयर करूं। स्लाइड की कॉपी मैंने डॉक्टर तनवीर साहब को भेज दी है, अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट हो तो उनको उनसे कॉपी ले सकता है स्लाइड्स की। पब्लिक हेल्थ बेसिकली जो है वो मेरे ख्याल आप काफ़ी लोगों को पता ही होगा या अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल एज ओल्ड प्रिंसिपल पे है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ये मेडिसिन की वो ब्रांच है कि जिसमें एक कोशिश ये की जाती है कि कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए और डिजीज़ की प्रिवेंशन की जाए बजाय उसके इलाज करने के। अगर आप कम्युनिटी आपकी हेल्दी होगी, हाइजीन प्रैक्टिसेस होंगी बेहतर, आजकल खास तौर पर जैसे कोरोना वायरस में जो पर्सनल हाइजीन है उस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, तो ये सब जो है ये पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजीज ही हैं जिनका मकसद ये है कि डिजीज को आने से रोका जाए। इसके अलावा डिजीज ये कौन सा है जो बीच में है? ये मैं इनको अभी आउट कर रहा हूँ 7152। तो उसके बाद जो है वो पैटर्न्स ऑफ डिजीज, यानी कि पॉपुलेशन लेवल पे आप जो बेसिक आपका मकसद होता है कि डिजीज बर्डन जो है वो आप उसको रिड्यूस करें। तो जो अगर आप पब्लिक हेल्थ में आना चाहते हैं तो जो मेन जो पब्लिक हेल्थ में जो सब्जेक्ट्स हैं तो वो आप जो है वो 4 किस्म के सब्जेक्ट्स हैं जिससे मैं 4 पिलर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ कहूँगा। एक तो यह बायोस्टैटिस्टिक्स है, आपने अंडर ग्रेजुएट में भी मुझे याद है मैंने फैसलाबाद में हमने स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स पढ़ा था, फिर हमने मास्टर्स में भी पढ़ा। तो बायोस्टैटिस्टिक्स वही स्टैटिस्टिक्स हैं लेकिन क्योंकि वो बायोलॉजिकल डाटा से मुतल्लिक हैं तो उसको बायोस्टैटिस्टिक्स का नाम दे दिया। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स जो आप ज़्यादा तौर पे पढ़ेंगे वो है जैसे पी वैल्यूज़ है, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल्स है, रिग्रेशन एनालिसिस हैं जिसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, पॉसम रिग्रेशन है, उसके अलावा ऑड्स रेशो, सर्वाइवल एनालिसिस, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी। तो सेंसिटिविटी की एक मिसाल ये है कि जैसे आजकल जो करंट कोविड-19 की जो बेस्ट अवेलेबल टेस्टिंग किट्स हैं उनकी जो सेंसिटिविटी है वो भी सिर्फ 80% है, यानी कि 100 पीपल विद डिजीज ये जो है सिर्फ 80 पीपल को डिटेक्ट करेगी और 20% जो है फिर भी आपके फॉल्स नेगेटिव होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बायोस्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी जो है वो बायोस्टैटिस्टिक्स से काफ़ी उसका ताल्लुक है, लेकिन इसमें ज़्यादातर आप वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं कि जो जैसे स्पेशली जो कोरोना वायरस की वजह से आजकल जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो बड़े बिजी हैं। अब देखते हैं कि जो डिजीज़ की जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, किन किन खित्तों में डिजीज़ जो है वो ज़्यादा फैल रही है, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या वजूहात हैं कि वो जो डिजीज़ है उन खित्तों में ज़्यादा फैल रही है। फिर उसमें कुछ रिसर्च स्टडी डिज़ाइन के बारे में आपने शायद थोड़ा बहुत, खासतौर पर मास्टर्स के जो स्टूडेंट हैं उनका थोड़ा एक्सपोजर होगा। मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च स्टडी डिज़ाइन होती हैं जिसमें केस कंट्रोल है, कोहॉर्ट स्टडीज़ हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है। तो ये सारी जो आप डिटेल से पढ़ते हैं। और दूसरा ये कि आप जो रिजल्ट्स हैं उनके जो आप जो है पब्लिश वो उसके जो आप अपने हालात से उनसे आप फ़ायदा उठाते हैं। तीसरा जो है वो हेल्थ प्रमोशन है। ये ज़्यादातर इसका मकसद है जो जितनी आप टेलीविज़न पे आप या सोशल मीडिया पे आप हेल्थ एडवोकेसी कैंपेन्स देखते हैं, जैसे मैंने एक ये पोस्टर आपके साथ शेयर किया हुआ है जो कोरोना वायरस से अवेयरनेस के मुताल्लिक है। जो हेल्थ प्रमोशन वाले हैं वो ज़्यादातर जितनी भी हेल्थ प्रमोशन और एडवोकेसी कैंपेन्स हैं जिसमें कोविड-19 हो गया, डेंगू हो गई, इस तरह की कैंपेन्स को वो डिज़ाइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और
फिर उनके वजह से जो उस डिजीज के अंदर इम्प्रूवमेंट या आएगी, और पूरी दुनिया में सारे साथियों को पक्की अच्छा। उसके बाद जो है हेल्थ सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स, इसमें ज़्यादातर जो है कि आप देखते हैं कि तो अपने हेल्थ सिस्टम को दूसरे हेल्थ सिस्टम के साथ आप कंपेयर करते हैं, और जो बेसिकली आप हेल्थ के साथ एक डॉलर वैल्यू अटैच करते हैं। इसमें आप ये देखते हैं कि जो उसके प्रोडक्टिव, किसी शख्स के जो प्रोडक्टिव ईयर्स थे वो किसी डिसेबिलिटी की वजह से वो ईयर्स कम हुए, और उसको आप एडजस्ट इसी तरह जो 3-4 चीजें पब्लिक हेल्थ में जो है वो सॉर्ट ऑफ प्रीरेक्विजिट हैं। एक तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का आपको पता होना चाहिए, वो तो कोई इशू नहीं। जो एनिमल साइंसेज में भी वही मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो ह्यूमन साइंसेज में होती हैं, वो हमारे लोगों के लिए कोई मसला नहीं। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है उसमें पब्लिक हेल्थ में उसका काफ़ी अमल दखल है। मेरी आपसे यही पुरजोर इसरार होगा कि आप अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे जो भी आप स्टेटिस्टिक्स के कोर्स पढ़ें, उनको उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपको जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है या डेटा एनालिसिस है, ये आपको हर फील्ड में आपको मदद करेगा। उसके बाद आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टडी डिज़ाइन और मेथडोलॉजी में, ये भी मास्टर्स लेवल पे कुछ लोगों को एक्सपोजर हो जाता है, लेकिन ये इजी कॉन्सेप्ट्स है, कोई इतने मुश्किल नहीं है ये ग्रास्प करने। और इसी तरह कम्युनिटी हेल्थ का पास आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने ग्रास्प करने। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे आफ्टर एनिमल साइंसेज पब्लिक हेल्थ पढ़ने में मुझे तो कोई दुश्वारी नहीं हुई, और इंशाल्लाह जो भी स्विच करेगा उसको भी नहीं होगी। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है वो है कि अगर आप पब्लिक हेल्थ की क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया में आप परस्यू करना चाहते हैं, उसका क्या मुझे हालात देखो और मुझसे करो, तमीज से बात करो। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसी हद तक दुरुस्त है, मगर मुझे आप किसी एक मुल्क का नाम बताइए जहाँ के हालात अच्छे हो। तो इसकी जो पॉपुलेशन है तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है, मुल्क का नाम बताइए जहाँ के हालात अच्छे और तकरीबन 70% जो पॉपुलेशन है वो कैपिटल सिटीज में रिजाइड करती है। ना कपड़ा है ना मकान है, समझ में आएगा तो करो तमीज 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 से बात करो। अगर वो तमीज का दामन अपने हाथ आकिफ प्लीज ये आपको मैंने होस्ट किया है, अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है इनको ब्लॉक कर दें। सही, चलें ठीक। उसके अलावा अगर जब आप फैसला करते हैं पब्लिक हेल्थ ऑस्ट्रेलिया में आके पढ़ने का, तो आप ये ज़रूर देखें कि आप किस सिटी में जा रहे हैं। इधर मैंने कुछ दिया हुआ कि हर सिटी की जो पॉपुलेशन है, मेलबर्न और सिडनी जो है वो बड़े सिटीज़ हैं। मैं पर्थ में रहता हूँ, पर्थ भी नॉट बैड, पर्थ की आबादी भी तकरीबन 20-22 लाख है। तो बड़ी सिटी में जो है उसमें बेहतर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स भी होंगे। इसी तरह अगर आपके ऑलरेडी कोई रिलेटिव्स या कॉन्टेक्ट्स आपके किसी सिटी में रहते हैं तो वो सिटी आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि आपकी वो सेटलमेंट में मदद कर सकते हैं। आपने यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी देखनी है, और साथ ये भी देखना है कि जो कोर्स की जो फीस है वो भी आपके लिए अफोर्डेबल है। तो उसके बाद जो पब्लिक हेल्थ की जो मैंने अभी कुछ चंद दिन पहले थोड़ी सी
सर्च किया कि पब्लिक हेल्थ का आजकल क्या इधर स्ट्रक्चर है, तो बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो तो आपकी लाइफ साइंसेज में, जिसमें वेटनरी और एनिमल साइंसेज भी आती हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, ये तमाम लोग जो हैं ये क्वालिफाई करते हैं फ्रॉम एन एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऑफर करती हैं 1.5 साल का कोर्स, कुछ जो है वो 2 साल का भी है, लेकिन ज़्यादातर का 1.5 साल का कोर्स है। उसमें 1 साल का कोर्स वर्क है और 6 महीने का जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट है। अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते और आप सिर्फ 1 साल का कोर्स वर्क करते हैं तो उसमें फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ को पकड़ा देते हैं। फीस जो मैंने अभी चंद दिन पहले देखी थी वो मेरे ख्याल से जो है वो तकरीबन 30,000 to 35,000 पर ईयर है, जो कि तकरीबन 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर सेमेस्टर बनती है। तकरीबन हर यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है, क्योंकि स्कॉलरशिप ज़ाहिर है सारी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, काफ़ी कंपेटिटिव होते हैं। मैंने लिंक्स जो हैं वो आखिरी स्लाइड में दिए हुए हैं। लेकिन काफ़ी स्कॉलरशिप की, खास तौर पे ये जो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप है, जो पहले जिसको ऑजेड कहा जाता था, इसकी ये कंडीशन होती है कि आपकी जैसे ही स्टडीज़ ख़त्म हो आपको ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ता है और उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए। जो प्रोसेस जो सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है और ज़रा मेहनत वाला प्रोसेस है, तो सबसे पहले तो आपने अपनी डिग्री चूज़ करनी है और देखना आपके शहर में आप जाना चाहते हैं। इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट है, और जो मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ की देखी थी वो 6.5 आइल्स का बैंड मांगते हैं और 6 जो है वो ईच सेक्शन, अगर 4 सेक्शन है उनमें 6 का बैंड होना चाहिए। तकरीबन सारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं। आपने कोई चीज़ें उनको पोस्ट नहीं करनी, बस इंटरनेट पे आपने अप्लाई करना। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं लेती, यानी चाहे आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर दें तो आप कर सकते हैं। जितनी मर्जी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर दें, आमतौर पे कोई यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लेती। तो लिहाजा मेरा तो मशवरा ये है कि जो करना चाहता है वो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में 4-5 में अप्लाई करे और फिर देखे कि किस यूनिवर्सिटी की जो ऑफ़र है उससे ज़्यादा बेहतर महसूस हो रही। उसके बाद जब आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है तो फिर आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। जब आपको कंफर्मेशन आ जाती है, और वीज़ा जो है मेरे ख्याल को 3-4 महीने लेता है। वो काफ़ी सिक्योरिटी चेक्स भी हैं, तो ज़रा आपको बड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ता है। और जाने से पहले आपको 1 सेमेस्टर की जो फीस है जो एडवांस में देनी पड़ती है। उसके बाद तो ट्रैवलिंग है। जब आपका वीज़ा कंफर्म हो जाता है तो ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग में इस वक्त आप ये ज़हन में रखें, जो आजकल में अप्लाई करना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ये कोविड की वजह से जुलाई 2021 तक इन्होंने अपने बॉर्डर तकरीबन क्लोज किए हैं, बड़ी लिमिटेड फ्लाइट्स आ रही हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये आप कंफर्म करें पहले कि आप आ भी सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। एंड पे बेसिकली सेटलिंग इन है। जो जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ज़्यादातर जो शेयर्ड अकोमोडेशन है वो काफ़ी सस्ती पड़ती है। अगर आप कुछ अपने आपके कुछ जानने वाले हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आसमान की बातें सुना रहे हैं, आप ले सकते हैं, मिलके घर ले सकते हैं। वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है। और लीगली जो है मेरे ख्याल आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं जब आपका सेमेस्टर चल रहा हो। और वैसे आप जो है वो अगर सेमेस्टर ब्रेक में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो ये लीगल आपका कोई इसमें मसला नहीं है, आप काम करें। और कैजुअल जॉब आमतौर पे आराम से मिल जाती है, थोड़ी ढूंढनी तो पड़ती है लेकिन फिर भी इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। जब आप अपनी डिग्री ख़त्म कर लेंगे तो उस वक्त ऑस्ट्रेलियन जो इमिग्रेशन है वो आमतौर पे आपको तकरीबन 18 महीने का टेम्परेरी वर्क वीज़ा दे देती है। क्योंकि ये आप इनके जो रूल जो हैं वो इमिग्रेशन के हर दिन चेंज होते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी वक्त उनका रूल उस वक्त भी जो है, लेकिन वो उसको चेंज कर देते हैं, अपना उसको
आपको 18 महीने का वीज़ा दे देते हैं जिसमें आप जॉब तलाश करते हैं। और हर यूनिवर्सिटी के जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट स्कोप ये है कि तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल रिसर्च सेंटर होते हैं, जिसमें बेहतर यह है कि जो आप जिस जगह पे आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने जॉब किया वहीं पे आप जो है वो जॉब भी आपको कैजुअल वर्क आमतौर पे मिल जाता है। हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पर जो डेटा एनालिस्ट की जॉब है, जैसे मेरी जॉब है, वो उसमें काफ़ी स्कोप है। फिर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, मेंटल हेल्थ कमीशन है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ हैं, इसमें काफ़ी जॉब्स होती हैं। और ज़्यादातर जो जॉब की नौयत है वो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम मैनेजर या कोऑर्डिनेटर की होती है। इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट हैं, कुछ और बेशुमार ऐसी एजेंसीज हैं कि जो हेल्थ रिसोर्सेज की प्लानिंग में या प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ में डील करती हैं। तो मतलब वास्ट स्कोप है यहाँ पे, कोई एक शोबा ऐसा नहीं, बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक एज ए पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट डिपेंड करता है कि आप एज ए बायोस्टैटिस्टिशियन आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं या हेल्थ इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी जॉब्स का स्कोप बहुत अच्छा है यहाँ पे। इसके बाद ये स्लाइड जिसका मैंने जिक्र किया था कि इसमें जो 3 यूनिवर्सिटीज़ तो पर्थ की हैं, क्योंकि मैं पर्थ में रहता हूँ तो मैंने उनकी लिंक्स दी हैं। इसमें आपको उनका कोर्स आउटलाइन भी मिल जाएगी, स्कॉलरशिप के भी इसमें लिंक्स हैं, और एक क्वींसलैंड की यूनिवर्सिटी भी है जिसका मैंने दिया हुआ लिंक। बाकी ऑस्ट्रेलिया में मेरे ख्याल से तकरीबन 20 या 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेती हैं। उनमें से मुझे नहीं पता कितनी पब्लिक हेल्थ करवाती हैं, लेकिन कम से कम 10-12 तो करवाती ही होंगी। तो बेहतर है कि आप गूगल पे उनको सर्च करें और आप उनसे जो है वो आगे जो है वो देख लें। आखिर में जो मेरी एक जो प्रोफेशनल एडवाइस है और मैं उसके बारे में बड़ा पैशनेट हूँ, वो प्रोफेशनल एडवाइस ये है कि आप खास तौर पर जो स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहे हैं वो डेटा में लाजमी इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप, मेरा अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है कि अगर आपके पास अच्छी डेटा एनालिटिकल स्किल्स होंगी तो ये आपकी जो सक्सेस एवरी फील्ड ऑफ वर्क में ये आपकी सक्सेस को मेक श्योर करेगा। क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर जगह पे डेटा इकट्ठा हो रहा है और जितने भी बिग डिसीजंस है वो डेटा की वजह से लिए जाते हैं। आप ऐसी चीज सेंसर्स आ गए हैं, हमारे एक कोलीग हैं डॉक्टर इमरान हसन जिन्होंने अभी लेक्चर इंशाल्लाह मैं कल उनका अगले हफ्ते है, जो कि उनके पास वो सेंसर्स हैं जो साइलों में वो लगते हैं और वो सेंसर हर मिनट के हिसाब से वो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। उस डेटा को एनालाइज करना और उसको ये जो है वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है और आप वाकई इसकी कोशिश करें कि आप इसको करें। उसके अलावा बस ये आखिरी स्लाइड है, तो जो स्टेटिस्टिकल और डेटा एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे बिग डेटा एनालिसिस है, डेटा साइंस है, इनको आप थोड़ा एक्सप्लोर करें। और अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में डेटा एनालाइज करना है तो प्लीज़ आप अपना डेटा खुद एनालाइज करें। इससे आप बेशुमार आप चीज़ें सीखें। किसी के पास आप जाके इनसे एनालाइज ना करवाएं, खुद एनालाइज करें। और जो लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो कोशिश करें कि वो कुछ ये जो टूल्स हैं जैसे एक्सेल है, एक्सेल ये नहीं कि सिर्फ आप उसका सिर्फ आप जो है वो डेटा एंट्री उसमें सीखे, बल्कि फीचर जो हैं वो आप उसको एक्सप्लोर करें। SPSS है, SAS है, इसके अलावा एक नए सॉफ्टवेयर R और पाइथन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन डेटा साइंस है, आप इसको भी एक्सप्लोर करें। एंड पे मैं खास तौर पे डॉक्टर तनवीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। और इस वक्त जो भी लोगों के सवाल हैं वो आप मुझे अभी पूछ लें या आप ईमेल पे आप मुझसे रब्ता कर लें। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा तो Thank you, Dr. Akif. Really, it's a very nice presentation within a very limited time. I'm really thankful for you. इसमें थोड़ा सा मैं
एड अप करता जाऊं डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा इशू है हर जगह पे कि स्टूडेंट स्टैट से भी दूर भागते हैं और मैथ से भी दूर भागते हैं, लेकिन इन फ्यूचर साइंसेस जो भी हैं दे आर नॉर्मली देयर era is coming when all that will be based on the data, artificial intelligence, sensors, precision agriculture, precision livestock farming, so all that rely on data. So either it's a biological science or engineering, data is the most important. So persons who are engaged or they are getting skills of data analysis or handling data, they could be a good biologist, they could be a good livestock production scientist, and they can also earn a lot of money, particularly from freelancing side. So I'm very thankful that you also mentioned this aspect of data handling or data usage. So we have now almost 37 participants. So just raise your hand if you want to ask any question, or you can put your question in the chat room so that we can answer one by one. एपिडेमियोलॉजिस्ट, आपकी कोविड-19 की पीक के बारे में क्या ख्याल है? मेरा अपना तो जाती ख्याल है कि बहुत सारे इस वक्त अननोन है। जितने भी मॉडलिंग, एक इंपीरियल कॉलेज ने मॉडलिंग की थी, उसके बाद एक मॉडल जो था वो सिंगापुर से आया था, जिस मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान में 6 जून को कोविड खत्म हो जाएगा। ये सारे जो हैं ये मॉडल जो हैं वो बड़े इस वक्त बहुत ज़्यादा वो मतलब कामयाब नहीं हो रहे। उसकी वजह है कि इसमें इतने ज़्यादा अननोन्स हैं, इतने ज़्यादा इसमें अननोन स्ट्रेन्स है। इसकी जो R0 वैल्यू है, यानी कि जो इसका ट्रांसमिशन रेट है वो सार्स या बर्ड फ्लू से 4 गुना ज़्यादा। तो और ये जो बेसिकली जो ये इन्वेलप वायरस है, ये सार्स और बर्ड फ्लू की निस्बत ये कई घंटे ज़्यादा जिंदा रहता है। इस वक्त तो सारी दुनिया अंधेरे में ही है, कुछ नहीं हम कह सकते। जी, ये अभी एक क्वेश्चन है फरहान हुसैन का रिलेटेड टू दिस पब्लिक हेल्थ डिग्री। यस, पाकिस्तान में ये इशू हुआ है कि previously they allowed veterinary graduate to go for the degree, but now they have this issue. So we should not be local because when you are going to switch to a new degree, so there are definitely some pros and cons. You might not be able to get in job in the country, but abroad there are a lot of opportunities. Not only in Australia, but in the Western countries, public health degree is a very well recognized degree program, and the people they have a very good job status. I just want to make a little note over here. Some of our veterinary graduates they quit their they quit their profession and they joined other degree program like recently one of our student Mr. Fahad Kader, he did his PhD on diabetes, and his paper was published in Nature, and there are many other examples. Some of our animal science graduates, they have their degrees in ultrasonography and they are working in hospitals. So I think we should think global rather than considering the local situation. Akif, if you have any comment on this? हाँ बिल्कुल, अगर देखें जो ऑस्ट्रेलिया आके पब्लिक हेल्थ करना चाहता है तो मेरे ख्याल 9 आउट ऑफ 10 पीपल की तो यही कोशिश होगी कि वो ऑस्ट्रेलिया में ही वो सेटल हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसी कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप मतलब। अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन है कि नॉर्मली when we want to switch our profession, we have a lot of thinking because sometimes this could not be possible, particularly in Pakistan, when you switch your field. Most of the government jobs, they ask for your relevant degree under your graduate program. So if you have your master in public health and your undergraduate in DBM, so it might have some difficulty in getting
jobs which are mostly for veterinarian or for animal scientists. So in that situation, we always think twice, or rather more than twice, to shift to a new profession. So what do you think if we shift to a new profession? So that could be justifiable, or we should go, because veterinary sciences is a 5-year degree program, and if we have a MPhil in the same degree, then you are eligible for PhD or some other. So what are the future prospects if we have a public health degree? Either we go for a doctorate or other research avenue in case of public health, or some universities in Australia or some other countries, because I don't have any idea if they are allowing the students who are having their bachelor degree in veterinary sciences or master in public health, and they are able to get PhD admission in public health. पब्लिक हेल्थ का तो जहाँ तक क्लियरली इट्स रिटन के किसी भी लाइफ साइंसेस में आपकी डिग्री हो जिसमें एनिमल साइंसेस भी है वो एलिजिबल है, उसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल टोटली एलिजिबल है। जहाँ तक पब्लिक हेल्थ के बाद जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं तो मैं खुद आपके सामने मिसाल हूँ कि मैंने एनिमल हस्बेंड्री में किया हुआ है, उसके बाद एनिमल न्यूट्रिशन है, तो मुझे आज तक कभी इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा कि आपने की जो बैचलर डिग्री तो एनिमल हस्बेंड्री में तो आप पब्लिक हेल्थ में क्या करें। फ्रॉम जॉब पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन होती है कि अगर आपकी क्लिनिकल डिग्री है तो आपके पास जरा थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं मूव करने के, और उसी की एक ये वजह थी कि बजाय इसके कि मैं एपिडेमियोलॉजी में या हेल्थ प्रमोशन में आऊँ, मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो बायोस्टैटिस्टिक्स में और डेटा एनालिसिस, क्योंकि बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो ज़्यादातर क्लिनिकल लोग इतना अंडरस्टैंड नहीं करते। तो मैंने जो अपनी जो एज क्रिएट की है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में की है। तो हाँ, अगर मैं एपिडेमियोलॉजी में ज़्यादा कोशिश करूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लिनिकल नॉलेज का ज़्यादा होता है, लेकिन उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे भी नहीं है। किसी जगह भी बाय लॉ वो आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, मैंने पहले भी कहा। तो हाँ, पाकिस्तान में तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में शायद अभी भी ये इंप्रेशन है कि पब्लिक हेल्थ जो है सिर्फ मेडिकल डॉक्टर्स के लिए ही है। नहीं, हमारे यहाँ पे डेफिनेटली इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फील्ड चेंज करना जो है वो अच्छा खासा सम टाइम ट्रबल सम हो जाता है फ्यूचर में। इसमें एक और इमरान हसन है, ठीक है, इन्होंने पूछा है कि अगर हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं इस डिग्री के बाद तो उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। लाइक जिस तरह मेडिकल डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है या फिजियोथेरापिस्ट है, दे कैन हैव देयर ओन clinic or own business. So in public health, is there any opportunity or we should only look for the job? देखिए, ज़्यादातर तो जॉब ही है, ये कोई इतनी इस तरह से टेक्निकल स्किल नहीं है कि आप कोई अपनी क्लिनिक खोल लें या अपना कोई फार्म खोल लें। हाँ, ये है कि अगर आपने अच्छे लेवल पे 5-10 साल जॉब की है तो उसके बाद आप अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये इतनी ज़्यादा ये नहीं है डिग्री के जो आपको खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ज़्यादातर आप किसी ना किसी रिसर्च सेंटर के साथ ही अटैच होंगे या आप जॉब कर रहे होंगे। तो यस, यू आर राइट। इसमें यही मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा था कि व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस देन डिफरेंट एनजीओस एंड इवन फ्रीलांसिंग पे लॉट ऑफ वर्क इज अवेलेबल फॉर पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट। बिल्कुल। Why we should go for public health degree after having animal science degree DVM? How you will convince us for public health degree? इसमें वकास ये पहले already चीज़ डिस्कस हो चुकी है स्टार्ट में भी। I think you were at that time have some connection problem of your audio. That has been clearly discussed. This is not you can say convincing or pushing someone to go for a public health degree. This is just an avenue that sometimes students they wish to change their profession or they are looking for some other alternate if they don't get job in veterinary sciences or they have to go for foreign degree program. So that is a choice that is not the compulsion. So there is no factor to convince anyone.
From Waqas Ashraf, there is a regarding One Health, especially for zoonotic diseases. I would like to ask about some user-friendly software available for data analysis. This is a very good question. क्यों डॉक्टर साहब इसमें आपका आकिब साहब कोई ऐसा आइडिया है कोई सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट यूज कर सके या सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिक्स के तो खैर वही दो जो सॉफ्टवेयर हैं वो जो प्योरली दे आर डिजाइन फॉर स्टैटिस्टिक्स 3 है बल्कि एक तो SPSS है SAS है और स्टेटा है। तो ये तो किसी किस्म के भी खास तौर पे बायोस्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इनकी कीमत काफी ज्यादा है जी। इसके अलावा नया एक सॉफ्टवेयर, हाँ जी श्योर यस प्लीज। हाँ तो ये तो सॉफ्टवेयर जो है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता शायद ये थोड़े सस्ते मिल जाएं, लेकिन अब एक नया सॉफ्टवेयर है जो फ्री ओपन सोर्स है, वो है R के नाम से, कैपिटल R उसको। तो R जो है वो SPSS या SAS की तरह यूजर फ्रेंडली तो नहीं है और उसमें काफी ज्यादा शुरू में बहुत ज्यादा एक लर्निंग कर्व है। आप वो बेसिकली SPSS में तो अगर आप 2-4 बटन दबाएं तो आपको एक बड़ी अच्छी सी आउटपुट मिल जाती है, उसमें P वैल्यूज भी होती हैं, उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी होते हैं, सब कुछ होता है। R में आपको एक एक चीज जो है वो आप बिट बाय बिट जो है वो कोड के जरिए आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन R फ्री है, उसकी बेशुमार हेल्प है, यूट्यूब पे भी है, ऑनलाइन भी बेशुमार हेल्प है। लेकिन अगर आप SPSS या SAS या स्टेटा यूज कर सकते हैं तो वो बने इस मकसद के लिए। राइट इसमें वन हेल्थ से रिलेटेड सॉफ्टवेयर कुछ सॉफ्टवेयर या ऐप कह लें कि कुछ अवेलेबल हैं, दे आर नॉट फॉर डाटा एनालिसिस, रादर they are based on case study and when you add the data of that case study or observation of your area, so they give you some input output regarding like if you have a poultry farm, so you can add your data and then you get about the security risk, chances of transmission of diseases. So such type of software they are available in our faculty colleagues. I have also one of that, which is basically this biorisk management software. So they are actually not a professional software. They are developed by different universities. And to be very honest, because when we did this training in Indonesia, so they are actually they are connected with their cloud storage. So when you put your data, so that they are just trying to get attention, get access to your own data. So when you are adding, like in Pakistan, we are adding the data of 10 poultry farms. So ultimately, what happens? They are getting information of our country. So definitely, such things they are available, and we are doing or we are using that. But on the other side, these are the leakage program, and they are getting data of our country. Next is from Wasim sir. If we have some financial issue, yes, financial issue where Akif साहब ने correct किया है कि इसमें scholarships available हैं. You can join or you can go through different sites. You can get information. So on the slide, Dr. Akif email is also available. He can also help you out in this in searching some scholarship, or if they are available in their university, so he can share in that case. Scholarship opportunities are there, but you have to some skills for getting those scholarships. सबको पता है कि काफी competitive होते हैं. Yes. किसी मुल्क का भी scholarship. Not only the because when we go for the international, they are highly competitive, but in Pakistan, some HEC also offer this scholarships under USA Economic Corridor, and then for UK Knowledge Linkage Program. They are offering scholarship in different areas. Again, the reason is there is a competition, and you have to go for the competition to win that scholarship. So any other question, or should we close this session?
how can one avail DVM-based job opportunity in Australia? And I have seen some corporate companies using SAP software customized version for their business data analysis. DVM की चाहे वो मेडिसिन है, ह्यूमन मेडिसिन है या एनिमल मेडिसिन है, उसमें यह है कि ऑस्ट्रेलिया में आके ना आपको एग्जाम पास करना पड़ता है। जो पाकिस्तान से जो मेडिकल डॉक्टर्स भी आते हैं या जो DVM के ग्रेजुएट्स आते हैं, अगर उसी में काम करना चाहते हैं उसी फील्ड में, तो उनको एग्जाम पास करना होता है। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन है जो डॉक्टर्स का एग्जाम लेती है, मेडिकल डॉक्टर्स का। इसी तरह की कोई अथॉरिटी मेरे ख्याल DVM के लिए भी है। तो अगर आप वो पास कर लें वो एग्जाम, और वो ज़रा सख्त होता है, तो उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया जो है वो एज ए DVM प्रोफेशनल वो आपको रिकग्नाइज कर सकता है। उसकी अगर आप गूगल करेंगे तो आई एम श्योर यू विल गेट इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक SAP का ताल्लुक है, तो मैंने SAP में कभी काम नहीं किया, सुना मैंने काफ़ी है, लेकिन ये ज़्यादातर, तो भी ऑनेस्ट मुझे SAP का ज़्यादा नहीं पता। ये ज़्यादातर ये कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स में मेरे ख्याल यूज़ होता है, और मेरा नहीं ख्याल ये ज़्यादा कोई डाटा एनालिसिस करता है। ये ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स हैं उसके लिए शायद यूज़ होता है। ये डॉक्टर साहब आपसे मोस्ट रेलिवेंट एक क्वेश्चन आ गया, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द पब्लिक हेल्थ, व्हाई देयर आर मोर डेथ in developed countries as compared to Pakistan under this amid COVID-19? देखिए, ये तो क्वेश्चन अभी शुरू में एक रिसर्च आई थी जिसमें UN ने खुद का एडमिट किया था, और मैंने WhatsApp पे कुछ लोगों को लिंक भी भेजा था कि उसमें कहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो BCG की जो वैक्सीन लगती है, जो कि बेसिकली TB के खिलाफ होती है, उसका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। ये भी चीज़ थी। उसके अलावा जो सबसे एक बड़ा ये प्रॉब्लम है कि जो केसेस की जो कैटेगराइजेशन है वो कंट्री टू कंट्री बहुत वेरी कर रही है। जैसे इटली के अंदर अगर जो बंदा जिसका भी कोरोना का टेस्ट आता था, तो वो चाहे वो जिस मर्जी चीज से वो वफात पाता था, उसको वो कोरोना के अंदर क्लासिफाई करते थे। लेकिन फ्रांस के अंदर या शायद कोई और जर्मनी था शायद, कि जिसके अंदर वो अगर उसका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव भी है और उसको हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई है, तो वो उसको हार्ट अटैक में क्लासिफाई करते थे, उसको कोरोना में नहीं करते। इस वजह से नंबर में डिस्पैरिटी बहुत है। उसी तरह से जहाँ तक कोरोना के पॉजिटिव केसेस का ताल्लुक है, आप जितने ज़्यादा आप टेस्टिंग करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा केसेस आपको मिलेंगे। तो डेथ्स की खास तौर पे जो क्लासिफिकेशन है ना डेथ्स की, उसमें बहुत ज़्यादा एक फ़र्क है इस वक्त। लेकिन अगेन वो डेवलपिंग कंट्रीज में BCG का वाकई एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगर आप देखें, क्योंकि फ्रांस के अंदर जो डेथ रेट था वो ऑलमोस्ट 14% तक चला गया था। पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल लेस देन 2% है या 2% है, इंडिया में 2.5% है। लेकिन इसमें ना अभी बहुत ज्यादा अननोन्स हैं। ज्यादातर जो सीरीज हैं वो चंद हफ्तों के बाद वही सीरीज जो है वो गलत साबित हो जाती है। पहले वो कहते हैं क्लोरोहाइड्रोक्सिक्विन यूज करेंगे, फिर कहते हैं इसको ना यूज करो, कभी वो रेमडेसिविर के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये बस इमर्जिंग चीज है, अभी लोगों को पता भी नहीं इसके स्ट्रेन्स कितने हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें ना अननोन है। टू कट शॉर्ट दिस क्वेश्चन, मुजाहिद का ये क्वेश्चन बड़ा एक उसमें कह लें कि उस सिचुएशन पे है कि नॉर्मली कोविड अभी तक एक मिस्ट्री है जिसको हर जगह पे इसको कह लें कि अनफोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इट माइट बी क्लियर आफ्टर 2 or 3 years what was happened during 2020 or 19 or 2020. So let us see in future what we have. So at the present, still this is a mystery and it needs to be unfolded. So I think there is a lot of discussion, and the last 2 questions we will address, and then we will close this session. Waqas Ashraf HEC has asked to reopen university. So what is your suggestion regarding this issue and what precautions should be ensured in that case? वकास अशरफ, इसमें तो ऐसी कोई कह लें कोई है नहीं है डिफरेंट प्रिकॉशन या दूसरी चीज़ें। ऑलरेडी ये चीज़ें बहुत हाईलाइट हो रही हैं मीडिया पे भी, खोलनी है नहीं खोलनी है। सो देयर आर सम पॉलिटिकल इश्यूज, देयर आर आल्सो सम हेल्थ इश्यूज,
So I think we should not talk about this. Is there any scientific proof published of BCG protective effect? I'm not sure about this. मेरे पास इसका लिंक है, मेरा एक मैंने ना कुछ लोगों को फॉरवर्ड किया था, मैं वो व्हाट्सएप पे ढूंढ के ना, तो वो बेकायदा WHO की पब्लिकेशन थी, WHO की, कि उसमें उन्होंने ये चीज कही हुई है कि इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, वो मैं आपको ईमेल कर दूंगा. So the last one is from Umar Farouk. काफी देर से हमारे साथ ऑनलाइन थे अभी. According to me, Corona existed, but by using this term, I think there are some benefit of. Yes, यही Umar, we are talking about that this is a still mystery that existence से कोई इनकार नहीं कर रहा. How the things they are being manipulated and how the nations they are reacting to this issue, or governments they are reacting to this problem. So that varied with their own interests. So that's why we are not going to in detail. So I'm very much thankful for all who joined the session, and also thankful to different colleagues, students who are online with this session. So the objective of this session is not to, I want to make it clear, not to convince anyone to switch to other degree, but to give an idea where we are moving and how interdisciplinary work is going on in the world, which we are lacking in Pakistan.